यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म करिए, मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में वॉइस कंफर्म कर दीजिए। चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी तक मेरी आवाज बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी। और हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, चलिए, जो भी आपके डाउट क्वेरी रहे वो कमेंट बॉक्स के साथ साथ नंबर है, वहां पे भी क्वेरी कर सकते हैं। चीजें ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोगों ने अपने सिलेबस की शुरुआत कर दी थी, और सिलेबस के तौर पर जिस यूनिट को हमने उठाया है उसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम यानी जिस डिवाइस में आप क्लास ले रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। और इस यूनिट को एज अ बेस बनाते हुए हमने जो डेफिनेशन डिफाइन करी वो ये थी कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? सर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्यों पढ़ा? क्योंकि इस यूनिट की दो मेन चैप्टर हैं, एक हार्डवेयर वाला, दूसरा सॉफ्टवेयर वाला। अगर आप हार्डवेयर पढ़ लेते हो, सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हो, तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाती है और हम आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करूं तो प्रीवियस सेशन में इस कंप्यूटर या फिर बोला जाए कि हार्डवेयर के तौर पर हमने जो डिस्कस किया है प्रीवियस में, सबसे पहले तो हमने ये समझा था कि हमारा कंप्यूटर होता क्या है। देन उसके बाद कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में जाना था। और विशेषताएं में जितनी विशेषताएं थी, चाहे वो स्पीड हो, एक्यूरेसी हो, ऑटोमेशन हो, स्टोरेज हो, या नो आईक्यू, इसमें हमें नाम से डेफिनेशन मिल रहा था। लेकिन तीन विशेषताएं ऐसी थी जो नाम से डेफिनेशन थोड़ा सा पकड़ने में हमें परेशानी होती थी। चाहे वो डिलीजेंस हो जिसे हम परिश्रमी कहते हैं, वर्सेटिलिटी हो जिसे हम बहुमुखी कहते हैं, और रिलायबिलिटी। ये तीन विशेषताओं को स्पेशली मैंने नोट डाउन करने का रिकमेंडेशन दिया था कि लिखना चाहिए आपको। विशेषताओं के बाद आप सभी को याद है कि हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री को आपको बोला था कि आपको रीड करना है। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए, क्या आपने कंप्यूटर की हिस्ट्री को रीड किया, हाँ या ना? फिर चौथा पॉइंट हमारी हिस्ट्री से ही निकल के आया था, जिसे हम जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर था। और पांचवा जो कंसेप्ट था उसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार। और सबसे लास्ट में हमने जो कंसेप्ट डिसाइड किया, डिफाइन किया था, उसका नाम था कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। क्या है? कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बनता है, वो हमने जाना था। और हमारा जो हार्डवेयर वाला चैप्टर है उसका बेस इसी कंपोनेंट वाले कंसेप्ट से डिफाइन होता है। आपको याद होगा जब हमने कंपोनेंट का डिस्कस किया था तो कंपोनेंट में हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट था प्रोसेसर, जिसे हम शॉर्ट में सीपीयू के नाम से जानते हैं। दूसरा कंपोनेंट था हमारा मदरबोर्ड, जिसे हम सर्किटरी बोर्ड के नाम से जानते थे। तीसरा हमारे पास इनपुट डिवाइस है,
चौथा हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। ऐसे 5 से 6 कंपोनेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमारे पास मेमोरी आता है। मेमोरी में हमारे पास दो डिवाइसेस निकल के आती हैं। एक हमारा प्राइमरी है, दूसरा हमारा सेकेंडरी है। ये कंपोनेंट हमने देखे थे। हाँ जी, गुड इवनिंग। समझ में आया ना। और हमने कल ये भी समझा था कि आने वाले जो लेक्चर्स होंगे बिना कहे सबसे पहले हम प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेसर के बाद फिर हम मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के बाद इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे पढ़ते हुए चले जाएंगे। यानी आने वाली 5 से 6 क्लासेस का प्लान है हमारे पास कि आने वाले 5 से 6 क्लासेस में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ये सब कुछ बता दिया मैंने। तो आज के इस वीडियो में हम किस कंसेप्ट या किस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले, मुझे क्विकली थोड़ा कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिए। साथ ही साथ में वो स्टूडेंट भी जवाब दे दीजिए जिन स्टूडेंट ने प्रोसेसर यानी सीपीयू के बारे में नोट्स से थोड़ी स्टडी करी है, यानी नोट्स को रीड करके आए हैं। सिर्फ रीडिंग जरूरी, मेरा काम यहां पर समझाना रहेगा तो समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप रीड करके आते हैं ना तो फिर आपको समझने में आसानी होती है। कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में जवाब आ रहा है सर सीपीयू के बारे में। सर रीडिंग डन है, अंकित जी का मैसेज है। यस कमलेश जी, सही बात बोली आपने। सीपीयू के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे सर, इसके कंपोनेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। यस, इस बात का हिंट मिल रहा है कमलेश कि आपने स्टडी किया है। स्टडी का मतलब रीडिंग करी है आपने सीपीयू के बारे में। मेरे सामने वो नोट्स है जो मैंने आपको फुली प्रोवाइड करे हैं। बट आपको याद है कि मैंने उन नोट्स का रेफरेंस तो लिया ही है। एक आपको पढ़ाने के लिए मैंने ब्रीफ नोट्स भी बनाए हैं। वो ब्रीफ नोट्स वो हैं जो आपको एज अ कीवर्ड लिखने में आप मदद करते हैं। यानी हो सकता है कि आज भी इस वीडियो में कई स्टूडेंट का सवाल रहे कि सर जो आप जो पढ़ा रहे हैं ना उसे मैं लिखना कैसे है। तो अभी मैं जो दूसरे नोट्स दिखाऊंगा उसमें मैंने जैसे कीवर्ड डाले हैं आप वैसे ही लिख सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। सौरभ एक बार अगेन मैसेज कर देना, मैं फिर से ट्राई देख लूंगा, फिर देख लूंगा भाई, ठीक है। नहीं देखा है तो क्लास के बाद भेज देंगे आपको। स्टार्ट करें, चलिए। तो आज हम जो पहला कंपोनेंट उठाने वाले हैं उसका नाम है प्रोसेसर। प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं, यानी सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए एक एक कर समझ लेते हैं। तो आज पहला कंपोनेंट एज अ हेडिंग बना लीजिए और आज की डेट मेंशन कर लीजिए। तो पहला कंपोनेंट है प्रोसेसर, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म बहुत जरूरी है और कई बार पूछा भी गया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। सीपीयू के समकक्ष एक हमारा जीपीयू भी होता है। जी मतलब ग्राफिकल, जी मतलब ग्राफिकल और पी मतलब प्रोसेसिंग यूनिट। तो जैसे हमारा सीपीयू होता है वैसे ही जीपीयू होता है। समझ में आया ना। अब सीपीयू के बारे में हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने या लिखने हैं तो जैसे लिखे वैसे ही आप लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं,
यानी कंप्यूटर का जो दिमाग है ना वो सीपीयू है। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, यानी हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रकार के डेटा ऑपरेशन है सब हमारा सीपीयू करता है। समझ में आ रहा है ना? ऑपरेशन का मतलब कार्य, भाई डेटा पे काम करने वाले जितने भी काम हैं उसको हमारा सीपीयू करता है कंप्यूटर में। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरे पॉइंट पर जाए जो हमें याद रखना है कि इट स्टोर डेटा, यानी ये डेटा को स्टोर करता है, साथ ही साथ में इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है, और हमारे जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम हैं उनको स्टोर करने के लिए भी सीपीयू का ही यूज किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि इट कंट्रोल द ऑल ऑपरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं उन सबको कंट्रोल करने का, मतलब वो कैसे काम कर रहे हैं उनकी कंट्रोलिंग का काम भी सीपीयू का है। यानी 4 डेफिनेशन पॉइंट है। अगर सीपीयू के बारे में आप डिफाइन करना, कोई पूछे ना व्हाट इज अ सीपीयू, तो आपके माइंड में ये चारों पॉइंट आना चाहिए। पहला है कि सर ये कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग जिसे कहते हैं। दूसरा, सर कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो हमारा सीपीयू करता है। तीसरा, स्टोरेज की जब बात आती है, चाहे आपका डेटा स्टोर हो, इंटरमीडिएट कोई रिजल्ट हो, कुछ टर्म नए हो सकते हैं आपके लिए। जैसे अभी हो सकता है कोई पूछ सकता है कि सर ये इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या होते हैं। मतलब इंटरमीडिएट रिजल्ट का मतलब होता है जब कोई सीपीयू काम करता है ना, तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले अगर होल्ड पे ले जाया जाता है तो उसे हम इंटरमीडिएट रिजल्ट कहते हैं। प्रोग्राम या हम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने की बात, यानी जस्ट लाइक अ मेमोरी, जैसे मेमोरी का काम स्टोरेज का है ना, सेम वैसे ही हमारा सीपीयू भी स्टोर के रूप में यूज होता है। और तीसरा पॉइंट, जो चौथा कह सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग का काम है, यानी जितने भी पार्ट हैं कंप्यूटर के वो कैसे काम करेंगे या कैसे कर रहे हैं, ये हमारा सीपीयू ही कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब है कि सीपीयू के बारे में डेफिनेशन डिफाइन इन चारों पॉइंट से हो रही है। उम्मीद है कि आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो इतना तो याद आ गया ना कि सर कंप्यूटर का दिमाग होता है, सर ऑपरेशन करता है, स्टोर करता है, और हमारे जितने भी पार्ट हैं उनके ऑपरेशन को कंट्रोलिंग का काम करता है। थोड़ा थोड़ा हिंट ले जाइए, अभी हम ऑपरेशन को डिटेल करेंगे, स्टोर को भी करेंगे और कंट्रोलिंग को भी डिटेल करेंगे। टेंशन ना लीजिए, सिर्फ टर्म्स को अपने माइंड में सेट करिए, इनका डिटेल किया जाएगा। तो अभी एकदम से सारी चीजों को पकड़ने का प्रयास न करें, कुछ लिंक भी होंगी। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो काफी बार पूछा जाता है कि हमारे सीपीयू की स्पीड क्या है। सीपीयू की स्पीड का मतलब होता है जैसे हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उन इंस्ट्रक्शन पर हमारा कंप्यूटर ऑपरेशन करता है। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इट कैन प्रोसेस इन अ सेकंड, मतलब सीपीयू एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है उसी को हम सीपीयू की स्पीड कहते हैं। सीपीयू की स्पीड को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, चाहे तो वो हमारी क्लॉक स्पीड हो या फ्रीक्वेंसी हो। फ्रीक्वेंसी को भी हम सीपीयू की स्पीड ही कहते हैं। कोई पूछता है ना पर सेकंड में सीपीयू कितने इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि देखो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन जाते हैं, कंप्यूटर में जब हम कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं, और सीपीयू उन्हीं सेक्शन पर काम करता है। तो सीपीयू उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, एक सेकंड में जितने करता है वो उसकी स्पीड मानी जाती है। अब स्पीड को मेजर करने के लिए 3 मेजरमेंट यूनिट हैं। एक हमारे पास है एच जेड जिसे हम हर्ट्ज कहते हैं, दूसरी MIPS है जिसे मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड बोला जाता है। इसी MIPS को काफी बार KIPS भी बोला जाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ K को समझना जिसे हम क्लो कहते हैं, K को समझना जिसे हम क्लो कहते हैं, बाकी
आईपीएस का मतलब इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। एक तीसरा मेजरमेंट यूनिट भी है जिसे एम फ्लोप्स कहते हैं। एम मतलब मेगा, फ्लोस मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सीपीयू को मेजर करने वाली कौन सी यूनिट है या कौन सी नहीं है, और मोस्ट ऑफ द केस में सीपीयू की जो मेजरमेंट स्पीड मेजरमेंट यूनिट है ना, उनको मेमोरी की मेजरमेंट यूनिट के साथ कंफ्यूज किया जाता है। जैसे मेमोरी को मेजर करने वाली कई यूनिट हैं। सबसे छोटी हमारे पास विट होती है, निबल है, बाइट है, क्लोबाइट, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ऐसे चलती हैं। तो सीपीयू की मेजरमेंट स्पीड को मेमोरी के साथ मतलब ऑप्शन में रखकर वो उसे वैलिड इनवैलिड केस में क्वेश्चन पूछा जाता। तो सीपीयू के संबंध में तीन याद रखिएगा, मैंने तीनों बता दी। अब सीपीयू से रिलेटेड कुछ टर्म हैं जो सीपीयू के लिए जरूरी माने जाते हैं, मैं उन्हें और समझा देता हूं, फिर हम सीपीयू के कंपोनेंट पर जाएंगे जो कि आज के सेशन का सबसे मेन रहने वाला है। सीपीयू के लिए कुछ टर्म में सबसे पहला टर्म आता है हीट सिंक। क्या है? हीट सिंक। अगर आप इसे थोड़ा सा अच्छे से देखें तो हीट सिंक पहला तो ये है कि ये मेटल कंपोनेंट होता है जो एल्यूमिनियम या कॉपर से बना होता है। कई बार ये दोनों टर्म पूछ ले जाते हैं कि हीट सिंक बना कैसे होता है, तो मेटल धातु से बना, लेकिन कौन सी मेटल धातु है, तो वो कॉपर या एल्यूमिनियम की हो सकती है। दूसरा, इस हीट सिंक का काम क्या है, तो लिखा है ऑब्जर्व एंड डिस्प्यूट द हीट, मतलब हीट जो हमारा सीपीयू जनरेट करता है। भाई सीपीयू जब प्रोसेस करेगा तो उसमें गर्मी आती है, मतलब बोला जाए कि जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम काम करते समय जैसे काफी लोगों को पसीना आता है, थोड़ी थकान महसूस होती, सेम कंडीशन में सीपीयू के अंदर भी हीट जनरेट होती जब कोई वो ऑपरेशन करता है, हमारी व्हीकल में भी होती है। तो सीपीयू को ठंडा करने के लिए हीट सिंक लगा होता है जो उस गर्मी गर्मी को ऑब्जर्व करता है और उसे फैन के माध्यम से फिर बाहर भेजता है। इसी हीट सिंक के ऊपर फैन लगा होता है, लिखा भी है, ये लिखा है फैन, पंखा, कूलिंग कंपोनेंट होता है जो हीट सिंक के ऊपर लगा होता है। भाई हीट सिंक का काम है सीपीयू की गर्मी को ऑब्जर्व करना, फिर फैन इस ऑब्जर्व मतलब हीट सिंक से सीधा गर्मी को बाहर भेज देता है। अब हो सकता है कि काफी लोगों के माइंड पे सर ये हीट सिंक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आपसे कल भी बोला था कि मैं जितना भी पढ़ाऊं इन केस उसमें कुछ भी आपको डाउटफुल लगे तो उसे आप सीधा गूगल कर लीजिएगा। जैसे आपको हीट सिंक नहीं पता तो आप गूगल कर लो, आपको खुद ही पिक्चर दिख जाएगी। मैं सीधा हीट सिंक का आप बता देता हूँ, हीट सिंक की ये देखो, ये है हमारा हीट सिंक, दिख गया? कांटे लगे हैं। ये इमेज पिक्चर बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ इतना ही नहीं पूछता कि हीट सिंक का काम क्या है। मैंने कई ऐसे क्वेश्चन देखे जिसमें इमेज क्रॉप करके पूछ लिया जाता है कि ये इमेज किससे रिलेटेड है या किसे रिप्रेजेंट करती है। तो हर डिवाइस या कंपोनेंट के इमेज को अपने माइंड में हमेशा रखना है। भाई कुछ कंपोनेंट तो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल ऐसे होते हैं जो हम डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं मतलब देखते हैं, तो हमें ज्यादा उनकी इमेज को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो शायद इंटरनल तो है लेकिन हमने नहीं देखे, क्योंकि हमारा काम हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हमने उनको कभी इतने गौर से देखा देखा जरूर होगा, तो लेकिन ये नहीं समझा कि हाँ ये वाली डिवाइस, जैसे आज मैं आपसे बोलूं कि CMOS कैसा दिखता है तो शायद आप अंदाजा ना लगा पाए, लेकिन आपने कंप्यूटर अगर आपने कैबिनेट को कभी ओपन करके देखा है तो CMOS डिवाइस पे आपकी नजर जरूर गई होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यही CMOS हमारा कंपोनेंट है। तो ऐसा कुछ होता है, मैंने आपसे बोला है कि जब भी आपको लगे कि ये होता क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल उसका पिक्चर एक बार गूगल कर लीजिए। बाकी फिर भी समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैं बैठा हूं, आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल करने में कोई बुराई नहीं है भाई। इस गूगल भाई मैं चाहता तो हर कंपोनेंट की इमेज आपके सामने रख सकता था, लेकिन अगर आप एक बार गूगल करके खुद से ट्राई करेंगे ना
तो आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना सीख जाओगे, फिर आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे और आप ऑलरेडी इतने बड़े हैं कि खुद की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको तरीका पता हो। तो मैं उसी मतलब रास्ते पर हूं कि शायद आप खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो आपको सीपीयू का हीट सिंक समझ में आ गया, जो उसकी गर्मी को ऑब्जर्व करता है, फैन जो उस गर्मी को बाहर फेंकता है। एक और टर्म है जिसका नाम है सॉकेट, जिसे हम सीपीयू सॉकेट कहते हैं। सीपीयू सॉकेट जिसमें हमारा सीपीयू इंसर्ट होता है, यानी आपको ये इमेज जो दिखाई दे रही है ना, ये इमेज ये हमारे हीट सिंक की है, लेकिन हीट सिंक मदरबोर्ड पे लगा है। मदरबोर्ड सर्किटरी बोर्ड है, जितने भी कंप्यूटर में कंपोनेंट है सारे मदरबोर्ड पे कनेक्ट होते हैं। तो हमारा सीपीयू मदरबोर्ड पे जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो जिस सॉकेट में लगता है उसका नाम सीपीयू सॉकेट है, यानी सीपीयू को लगाने के लिए कोई ना कोई तो प्लेस होगा मदरबोर्ड में, उसी को सीपीयू सॉकेट बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, सीपीयू में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है कोर। कोर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऐसी यूनिट जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, खुद ही काम करने के लिए सक्षम है। एक और टर्म है जिसे हम थ्रेट कहते हैं, यानी हाइपर थ्रेटिंग। क्या मतलब है इसका, यानी वर्चुअल कोर फॉर अ मल्टीटास्किंग। मतलब ये होता है कि जैसे हमारे प्रोसेसर में कोर चलती हैं, 1 कोर होता है, 2 कोर होता है, 3 कोर होता है, सॉरी 1 2 4 ऐसे कोर चलते हैं, 3 नहीं होता, सीधा 4 होता है। सपोजेट आपका कंप्यूटर 2 कोर वाला है, लेकिन कोई ऐसी प्रोसेसिंग आ गई जो 3 कोर में प्रोसेसिंग हो सकती है, यानी उसे प्रोसेसिंग करने के लिए 3 कोर की जरूरत है, तो वहां पर वर्चुअल कोर जनरेट होगी फॉर अ मल्टीटास्किंग। मतलब बहुत सारे काम करने के लिए हम लोग अलग अलग कोर बनाते हैं। तो थ्रेट वो प्रोसेस है जो हमारे वर्चुअल कोर को क्रिएट करता है फॉर अ मल्टीटास्क, मतलब बहुत सारे काम करने हैं। तो वर्चुअल कोर एक ऐसी कोर होती है जो रियल में होती नहीं है बट जरूरत पड़ने पे क्रिएट होती है। जैसे आज आप मोबाइल यूज करते हैं, तो जैसे मेरे पास जो मोबाइल है उसमें 8 GB की तो रैम है, लेकिन उसमें 8+8 लिखा हुआ है, तो 8 तो हमारी एक्चुअल रैम है, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ी तो 8 GB की आपको वर्चुअल रैम और क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो वर्चुअल रैम आती है, रैम हमारी मेमोरी है, तो वर्चुअल जो आई है वो हार्ड डिस्क के पार्ट से सीधी क्रिएट होके आ जाती है। सीपीयू में एक और टर्म निकल के आ रहा है जिसका नाम है वर्ड साइज। वर्ड साइज का मतलब है नंबर ऑफ वर्ड्स जितने हैं उसे हम वर्ड का साइज कहते हैं, यानी जितने वर्ड्स उतने वर्ड का साइज। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में जो भी मेजर किया जाता है वो बाइनरी में किया जाता है। बाइनरी की सबसे छोटी यूनिट हमारी विट है, 0 या 1, तो जितने विट उतना वर्ड का साइज। तो ये सीपीयू के वो टर्म थे जो सीपीयू को पढ़ने के लिए उससे रिलेट करते हैं, या इनको पढ़ना जरूरी होता है जब हम सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। सीपीयू के टाइप हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सीपीयू के टाइप डिफाइन करने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए। सीपीयू को बनाने वाली 2 मेजरमेंट कंपनियां हैं। एक तो हमारी इंटेल, आपने सुना होगा, जैसे मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें सीधा इंटेल का ही प्रोसेसर है, लेकिन एक दूसरी कंपनी भी है जिसे हम AMD के नाम से जानते हैं। तो 2 पॉपुलर कंपनियां हैं जो सीपीयू बनाती हैं। अगर कोई सीपीयू पूछता है ना, और एक चीज यहाँ पे लिखी भी है, एक एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि सीपीयू को अगर आप कैटेगराइज करना चाहते हो तो वो कौन सा टर्म है, तो कंपनी के आधार पे तो आप करेंगे, लेकिन कंट्री के आधार पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सीपीयू के टाइप के कुछ बेसिक्स हैं, यानी टीपीयू सीपीयू को टाइप डिफाइन करना है तो कुछ बेसिक्स हैं। जैसे सबसे पहले जो सीपीयू आया था वो था सिंगल कोर का, जो 1991 में आया था। क्यों? क्योंकि आपको याद है जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, आपको याद होगा, इसी सीपीयू को हम प्रोसेसर कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब VLSI टेक्नोलॉजी, और VLSI टेक्नोलॉजी हमारी 4th जनरेशन में आई थी, इसीलिए हमने 4th जनरेशन के एरा को ही फर्स्ट कोर वाले सीपीयू में रखा है।
लेकिन सीपीयू के कई टाइप हैं, जैसे सिंगल कोर तो है ही, सिंगल कोर के अलावा डुअल कोर है, डुअल का मतलब दो कोर होती हैं, क्विड कोर है, क्विड का मतलब दो डुअल कोर मतलब चार कोर होती हैं, हेक्सा कोर जिसमें 6 कोर होती हैं, ऑक्टा कोर जिसमें 8 और डेका कोर जिसमें 10 कोर होती हैं। अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था जो एक जिसमें 4 साइड की बात करी जा रही थी और ऑप्शन में क्विड था, तो क्विड का मतलब ही होता है 4, तो वहां से सीधा रिलेट हो रहा था हमारा। ठीक है, अब जब हम प्रोसेसर पढ़ते हैं या माइक्रो प्रोसेसर, बात बराबर है, तो हमें एक दूसरे टर्म की तरफ भी जाना पड़ता है जिसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। देखो, माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम सीपीयू कह रहे हैं उसके बारे में तो हम डिटेल कर ही रहे हैं इस वीडियो में, बट इसके सिमिलर एक और कंपोनेंट है जिसे माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है। ये क्या भला है, तो इसके बारे में समझिए। जैसे अभी आपको सीपीयू के बारे में ये पता चल गया है कि सर ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है या कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट होता है, सेम वैसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो एसी ले लें, फ्रिज ले लें, टीवी ले लें, वॉशिंग मशीन ले लें, इन सब में भी वही प्रोसेसर आता है, तो उसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। यानी सीपीयू हमारे पीसी में होता है एज अ प्रोसेसिंग यूनिट, और माइक्रो कंट्रोलर हमारा अदर एम्बेडेड डिवाइस, चाहे वो एसी हो, फ्रीज हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, उनमें जो प्रोसेसर लगता है उसका नाम माइक्रो कंट्रोलर है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि ये वो प्रोसेसर है जो मेमोरी और अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में एक्सटर्नली कनेक्शन बिल्ड करता है। जबकि अगर बोला जाए कि माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में इंटरनल कनेक्शन बिल्ड करता है कंपोनेंट। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि प्रोसेसर जहां लगा है वहां डिवाइसेस को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट माइक्रो कंट्रोलर की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनमें कोई आप एक्सटर्नल कंपोनेंट को ऐड नहीं कर सकते। जो भी डिवाइस आपको लगानी वो इंटरनल ही लगानी होगी। भाई एसी में कोई अलग से आप डिवाइस लगाते नहीं लगाते, फ्रिज में लगाते नहीं लगाते, भाई जो भी डिवाइस लगेगी वो इंटरनल लगेगी, एक्सटर्नल नहीं लगती है। तो लास्ट पॉइंट है कि माइक्रो प्रोसेसर हमारे पीसी में होता है और माइक्रो कंट्रोलर हमारी बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैं अभी बार बार चिल्ला रहा हूँ, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, इनमें जो प्रोसेसर लगता है उसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। माइक्रो कंट्रोलर में जो मेमोरी यूज होती है वो हमारी रोम मेमोरी यूज होती है, और पीसी में जो वर्किंग के लिए मेमोरी यूज होती है वो हमारी रैम मेमोरी यूज होती है। ये भी थोड़ा जरूरी, बाकी अगर आप डिटेल नोट्स पढ़ोगे तो ये टर्म आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं चलता हूं सबसे मेन टर्म पर, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ दी सीपीयू। यानी प्रोसेसर या सीपीयू के बारे में लगभग डेफिनेशन तो आपने समझ ली, लेकिन सीपीयू के भाई कोई पार्ट तो होंगे, यानी सीपीयू के कंपोनेंट, जैसे कंप्यूटर के में हमने कल कंप्यूटर को समझा, उसकी कंपोनेंट से पूरे कंप्यूटर को डिटेल करेंगे। तो सेम पॉइंट से हमने सीपीयू को तो पढ़ लिया, बट सीपीयू को और डीप ले जाना है तो हमें सीपीयू के कंपोनेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल है कि सीपीयू के कंपोनेंट कितने हैं, तो उसका जवाब है कि सर सीपीयू के 3 कंपोनेंट हैं। क्यों? अगर फोकस किया जाए तो सीपीयू को डिफाइन करने के लिए हमने 3 से 4 पॉइंट डिफाइन करे थे। पहला ब्रेन होता है, दूसरा ऑपरेशन करता है, तीसरा स्टोर करता है, चौथा कंट्रोल करता है। तो ये जो ऑपरेशन, स्टोर, कंट्रोल है ना, ये अपने आप में कंपोनेंट वर्क करता है। कैसे? सुनो भाई, पहले तीनों कंपोनेंट का नाम देखिए। सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसे हम ALU कहते हैं, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और दूसरा हमारा कंपोनेंट है CU जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और तीसरा है रजिस्टर जिसे हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में जानते हैं। यानी
मैं अगर उन तीनों फंक्शन को अगर यहां पर रिलेट करूं तो आप बहुत आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। सुनो क्या, एएलयू वो कंपोनेंट है सीपीयू में जो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन। मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में लिखूं तो ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन जो करता है ना वो हमारा एएलयू ही करता है। इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए एक टर्म लिखा है, जस्ट लाइक अ एम्प्लॉय। यानी एग्जाम्पल अगर डिफाइन किया जाए तो जिस प्रकार से आप अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी जिसे कहते हैं, सेम वैसे ही हमारे सीपीयू में जो कर्मचारी है जो सारा काम करता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, वो हमारा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी पहला जो था ना कि ऑपरेशन करने का काम सीपीयू का, तो सीपीयू में ऑपरेशन कौन करता है, एएलयू करता है। दूसरा है सीयू, कंट्रोल यूनिट, इसका काम क्या है सर, डेटा फ्लो को मैनेज करना, साथ ही साथ में जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन को डिकोडिंग करना। अब ये सारे टर्म आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ लोग ये भी समझ रहे होंगे सर आपने सारी चीजें इंग्लिश में लिख दी हैं तो हिंदी मीडियम में हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही, बट आप थोड़ा सा रिलेट कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। परफॉर्म का मतलब होता है कार्य करना, चाहे वो मैथमेटिकल हो या लॉजिकल हो, ठीक है। और मैनेज का मतलब प्रबंधन होता है, जिसमें डेटा फ्लो को मैनेज किया जाता है, या फिर जो इंस्ट्रक्शन हम लोग भेजते हैं ना उन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम ये सीयू ही करता है। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो इसे हम सीपीयू का इंचार्ज कहते हैं। इंचार्ज का मतलब होता है मैनेजर, यानी आप कर्मचारी हैं तो जो आपका बॉस है ना, आपका जो अधिकारी है, उसे आप मैनेजर या कहते मैनेजर से रिलेट करते हैं। सेम वैसे ही सीयू को सीपीयू का मैनेजर माना जाता है। और लास्ट कंपोनेंट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का मतलब है सर ये लोकल मेमोरी सेल है, यानी जब स्टोरेज की बात आएगी, जब स्टोरेज की बात आएगी रजिस्टर्ड की तरफ जाएंगे। और हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस मानी जाता है। हाई स्पीड यानी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्यों होती है वो तो हम आगे मेमोरी में जब फिगर बनाएंगे तो वहां पर समझ में आएगा कि रजिस्टर्ड की स्पीड ही क्यों ज्यादा, बाकी मेमोरी की क्यों नहीं है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारे सीपीयू के कंपोनेंट आपके नाम समझ में आ गए, उनका बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई। यस अंकित, वेरी गुड। अभी अगर हुई नहीं है तो कम से कम इतना तो पता चल गया है ना कि सीपीयू के तीन कंपोनेंट हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इतना तो पता चल गया ना, बस इतने से काम चल जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, इन सभी कंपोनेंट को उठाता हूं और एक एक करके थोड़ा डीप करते हैं। चलिए सबसे पहले कंपोनेंट को उठाते हैं जिसका नाम है ए एल यू। तो सुनो भाई, अगर कोई एएलयू के बारे में पूछता है ना तो पहले एएलयू लिख दो। लिखना कैसे, जैसे ए एल यू लिखा। अब इस एएलयू यानी एएलयू को समझने के लिए अभी आपको डेफिनेशन याद है कि एएलयू कर क्या रहा था, तो लिखा है ना परफॉर्म द ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन है वो हमारा एएलयू करता है, सही बात है। तो आप इतना याद रखें। उस याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि एएलयू के ब्रैकेट में ऑपरेशन लिख देंगे, एएलयू के ब्रैकेट में ऑपरेशन लिख देंगे, जिससे हमें कभी कोई परेशानी होगी नहीं एएलयू का काम क्या है उसे याद रखने के लिए। दूसरी बात है कि हमारे एएलयू के कितने पार्ट या एएलयू कितने भागों में काम करता है वो समझना है। तो एएलयू को पहले दो पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट होता है ए यू, ए यू पहला पार्ट है ए यू, और दूसरा पार्ट है एल यू, एल यू। देखो
एयू का मतलब क्या है? अर्थमेटिक यूनिट। और एलयू का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट। यानी सिंपल अगर बोला जाए तो हमारा एएलयू दो प्रकार के ऑपरेशन करता है, एक अर्थमेटिक और दूसरा लॉजिकल। थोड़ा और बोला जाए तो अर्थमेटिक का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे आपको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है, या हमारे कंप्यूटर की जितनी भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन सबको हमारा एएलयू ही करता है। एएलयू का कौन सा सेक्शन? सर एयू वाला। क्यों? क्योंकि ए से अर्थमेटिक बनता है। वो एलयू में लॉजिकल किया जाता है, मतलब जितने भी लॉजिकल गेट्स हैं हमारे, जितने भी लॉजिकल गेट्स हैं, जस्ट लाइक जैसे और गेट होता है, एंड गेट है हमारा, नॉट है, हेक्सॉर है, इन सबको हमारा एएलयू ही परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि एएलयू का एक दूसरा कंपोनेंट है जिसे हम एलयू कहते हैं। यानी आपको हमेशा याद रखना है, जो लोग नए हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि नाम में ही डेफिनेशन है, तो एएलयू के नाम में ही डेफिनेशन है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल दोनों ऑपरेशन करता है हमारा। लेकिन अगर कोई पूछता ना कि एएलयू को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कितने पार्ट, मतलब जैसे सीपीयू को हमने तीन पार्टों में बांटा या तीन कंपोनेंट थे, वैसे ही एएलयू के दो ऑपरेशन तो आपको नजर में आ ही रहे हैं, अर्थमेटिकल और लॉजिकल। बट इसके अलावा भी हैं जिसे हम बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी एएलयू ऑपरेशन तो करता है, दो ऑपरेशन तो हमें उसके नाम में से नजर आ रहे हैं, अर्थमेटिकल और लॉजिकल, बट एक तीसरा भी है जिसका नाम है बिट शिफ्टिंग। क्या मतलब होता है इसका? बिट शिफ्टिंग का मतलब बिट को लेफ्ट और राइट जब हम शिफ्ट करते हैं यूजिंग, या फिर बोला जाए कि फॉर अ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए, तो उसे हम बिट शिफ्टिंग कहते हैं। तो एएलयू हमारा ऑपरेशन करता है, लेकिन तीन, अर्थमेटिक, लॉजिक और बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। बाकी इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, डिवीजन। तो ये आपको थोड़ा इतना तो इंग्लिश में आप रिलेट कर सकते हैं, इतने आप बुद्धू नहीं हैं, ये मुझे पता है। चलिए, आपने कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, ये वाला फिगर आप जरूर बना लीजिएगा, जिसे मशीन या इंस्ट्रक्शन साइकिल के नाम से हैं जानते हैं। चलिए एक फिगर बनाइए, अभी नहीं बना सकते तो आप नोट डाउन करना है, कुछ लिखें या ना लिखें, ये वाला फिगर जरूर मेंशन करिएगा अपनी नोटबुक में। फिगर का नाम है मशीन साइकिल। तो सवाल कितने आते हैं? सबसे पहला सवाल आता है कि मशीन साइकिल के स्टेप कितने हैं। तो अब पहला सवाल यह है कि स्टेप सर 4 होते हैं, कौन कौन से हैं, नाम जरूरी है। तो पहला स्टेप है जिसमें फैच इंस्ट्रक्शन, यानी पहला इंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप ये मैं लिख देता हूं। चलिए, पहला स्टेप का क्या है? सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फैच करना, इसीलिए मैं सिंपल फैच लिख देता हूं। दूसरा क्या है सर? डिकोड इंस्ट्रक्शन, मतलब दूसरे स्टेप में हम डिकोड करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है सर? एग्जीक्यूट का। तीसरा स्टेप क्या है? एग्जीक्यूट का। चौथा स्टेप क्या है सर? स्टोर का। तो ये हमारे मशीन साइकिल के चारों स्टेप हैं। अब इस फिगर में ही हर स्टेप का डेफिनेशन डिफाइन है, जिससे कई सवाल बनते हैं। जैसे पहला सवाल तो ये बनता है कि सर मशीन साइकिल के पहले स्टेप में इंस्ट्रक्शन को फैच तो किया जाता है, बट वो फैच कहां से होते हैं? तो आपको दिखाई दे रहा है कि इंस्ट्रक्शन फैच हमारे कहां से हो रहे हैं? सर मेन मेमोरी से हो रहे हैं। अब इन इंस्ट्रक्शन को फैच करता कौन है? दूसरा सवाल आता है कि मशीन साइकिल में फर्स्ट स्टेप में इंस्ट्रक्शन को फैच मेन मेमोरी से किया जाता है। सवाल यह है कि फैच करता कौन है? तो आप देखेंगे करने वाला कौन है। तो इंस्ट्रक्शन को फैचिंग करने का जो काम है वो कंट्रोल यूनिट का है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि कंट्रोल यूनिट अकेला फैच ही नहीं करता, ये हमारे सेकंड स्टेप को भी परफॉर्म करता है, जिसका नाम है डिकोड
या फिर हाँ सेकंड में डिकोड ही होता है। यस दीपिका बिल्कुल सही है। तीसरे स्टेप में एग्जीक्यूशन मतलब कमांड को एग्जीक्यूट करना, चौथे स्टेप में स्टोर करना वापस उसी मेमोरी में। अब मैं इस प्रोसेस को एक बार अच्छे से समझा देता हूं, सुनो भाई। सबसे पहले स्टेप में इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाएगा, मतलब हमने जो कमांड दी है ना, हम जो इंस्ट्रक्शन को भेज रहे हैं वो सीधा मेन मेमोरी में जाता है, क्योंकि वर्किंग वही है। इस मेन मेमोरी से हमारा कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शन को फैच करा देता है, और फैच करने के बाद उन इंस्ट्रक्शन को कमांड में डिकोड करता है। लिखा है ना, डिकोड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कमांड, मतलब उन इंस्ट्रक्शन को कमांड में डिकोड करना। क्या मतलब है इसका, तो मैं आपको थोड़ा सा डीप ले जाना चाहता हूं। सुनो भाई, जब इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है इनटू अ कमांड, तो डिकोड का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन आए हैं उसमें दो चीजें मिलती हैं। एक हमें ऑफ कोड मिलता है और दूसरा हमें ऑपरेंट मिलता है। एक हमें ऑफ कोड मिलता है और दूसरा हमें ऑपरेंट मिलता है। तो ऑपरेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, ऑपरेंट। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि ऑफ कोड में हमारे ऑपरेशन आते हैं और ऑपरेंट में हमारी वैल्यू आती है। मतलब जो इंस्ट्रक्शन आया है उस इंस्ट्रक्शन में दो चीजें रहती हैं, वही वो वैल्यू क्या है जिस पर हमें ऑपरेशन लगाना है। मतलब ये समझिए, जैसे ऑपरेशन के तौर पर आप एडिशन ले सकते हैं, एडिशन आ सकता है, आपका सब्ट्रैक्शन आ सकता है। वैल्यू के तौर पर जैसे 2 और 3 निकल के आई, तो हमने हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आए हैं उस सीपीयू के पास, उसमें वैल्यू के तौर पर 3 और 2 हैं, और हमारे ऑपरेशन यानी ऑफ कोड के तौर पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी लेंगे। एडिशन का मतलब इन दोनों वैल्यूओं को जोड़ा जाएगा, सब्ट्रैक्शन का मतलब इन दोनों वैल्यू में से माइनस किया जाएगा। तो ये होते हमारे जो इंस्ट्रक्शन आए हैं उनको कमांड में डिकोड करना। जैसे कमांड में डिकोड किया जाता है तो फिर तीसरा ऑपरेशन आता है जिसका नाम एग्जीक्यूट है। मतलब एग्जीक्यूट परफॉर्म होता है एएलयू के माध्यम से। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन का मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करना, और ऑपरेशन के लिए मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बताया है कि जब भी ऑपरेशन करने की बात आए तो हमारा एएलयू करता है। इसीलिए अगर आप इस इसीलिए आप अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि थर्ड स्टेप में कमांड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, लेकिन हाईलाइट है कि हमारा एएलयू कर रहा है। समझ में आया ना? यही एएलयू हमारे जो कमांड एग्जीक्यूट हो गई हैं उनको सीधा मेमोरी में स्टोर करा देता है। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा हम अगर अपने कंप्यूटर में वर्किंग प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि हमने कोई कमांड दी, रिजल्ट के फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आया, वो कैसे आया, उसके लिए ये वाला प्रोसेसिंग या फिर ये वाली जो साइकिल है ना, इसे अगर आप ध्यान दे लेंगे तो फिर हमें बहुत अच्छे से उसकी प्रोसेसिंग समझ में आ जाएगी कि हम लोग डेटा देते हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है, स्टोर होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, 4 स्टेप हैं, चाहे वो मशीन साइकिल हो या इंस्ट्रक्शन साइकिल हो। उम्मीद है कि आपको रिलेट हो गई होगी। अब मैं एक और फिगर आपको हाईलाइट कर देता हूं, आप इसे भी बना लीजिएगा, जिसका नाम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास जितने भी कंपोनेंट अभी मैंने आपको बताए ना कि हमें कंप्यूटर के तौर कंप्यूटर बनाने के लिए इन कंपोनेंट की जरूरत होती है,
तो वो सारे कंपोनेंट इसी में कनेक्ट होते हैं। जैसे ये इनपुट यूनिट है जिसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, ये आउटपुट यूनिट है जिसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ये स्टोरेज यूनिट है जिसे मेमोरी कहते हैं, चाहे वो सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो, ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे हम सीपीयू कह रहे हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल यूनिट और एएलयू दोनों यूनिट आते हैं। अब इस ब्लॉक डायग्राम को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले हमारे डेटा का फ्लो हो रहा है, मतलब डेटा, हम कोई भी डेटा भेजते हैं तो सबसे पहले डेटा इनपुट डिवाइस की मदद से हमारे कंप्यूटर में इंटर करता है, फिर उस डेटा को सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करा जाता है। क्यों? क्योंकि यूजर या वर्किंग के लिए इसी मेमोरी में। अब आपको इस डेटा को अगर सेकेंडरी मेमोरी भेजना है तो सेकेंडरी भेज दो, अगर आपको कोई डेटा इनपुट डिवाइस मतलब कोई डेटा बाहर से नहीं लेना, आपको सेकेंडरी मेमोरी से लेना, तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा सीधा प्राइमरी मेमोरी में आएगा, उसके बाद कुछ किया जाएगा। तो ये डेटा फ्लो है कि इनपुट डिवाइस से डेटा मेमोरी में गया, फिर मेमोरी से वो डेटा सेकेंडरी में जाए या फिर मेमोरी में आ जाए, उसके बाद सीधा आउटपुट डिवाइस पे इसे एज अ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हम देख सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब डेटा को हम प्रोसेस कर लेते हैं, तो प्रोसेस डेटा हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। यानी सबसे पहला जो शॉर्ट फॉर्म है रॉ, वो हमारा डेटा होता है, डेटा को प्रोसेस इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद नॉलेज, नॉलेज के बाद विजडम, ये मैंने कल भी समझाया था। यहाँ पर एक दूसरा फ्लो भी है जिसे हम कंट्रोल फ्लो कहते हैं। कंट्रोल फ्लो का मतलब है कि इनपुट डिवाइस से सबसे पहले वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा और कंट्रोल यूनिट से ही वो डिफाइन होगा कि डेटा प्राइमरी में है या फिर हमारा मतलब इनपुट डिवाइस से सीधा डेटा आ रहा है। जैसे वो डेटा आता है तो ये कंट्रोल यूनिट ऑपरेशन के लिए एएलयू पर भेज देता है, वापस आता है, वापस आने के बाद सीधा आउटपुट डिवाइस पर ऐसा रिजल्ट के लिए भेज देता है। तो ये वो फिगर है जो हमारा डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो दोनों को डिफाइन कर रहा है। डेटा फ्लो में डेटा इनपुट डिवाइस से सीधा मेन मेमोरी में जाके आउटपुट लिया जा सकता है या सीपीयू के पास जाता है और फॉर अ प्रोसेसिंग। लेकिन कंट्रोल फ्लो में डेटा इनपुट डिवाइस से सीधा कंट्रोल यूनिट पे आता है, उसके बाद वो मेन मेमोरी या फिर हमारा सीधा रिजल्ट वाली डिवाइस यानी आउटपुट डिवाइस पे पहुंचता है। ये समझना बहुत जरूरी है। डेटा सीधा मेमोरी में जाता है जबकि कंट्रोल फ्लो सीधा कंट्रोल यूनिट पे जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग का काम वही करता है, इसीलिए। अब हम चलते हैं सीपीयू के दूसरे कंपोनेंट की तरफ जिसका नाम है सीयू। इसीलिए मैंने सीयू को मैनेजर लिखा है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि इंचार्ज ऑफ द सीपीयू हम सीयू कहते हैं, कंट्रोल यूनिट जैसे बोला जाता है। अब कंट्रोल यूनिट को वैसे तो आपने समझ लिया है कि वो मैनेजर की तरह काम करेगा, फिर भी जैसे हम सीपीयू के अंदर, चाहे वो ऑपरेशन हो, कंट्रोलिंग हो या स्टोरेज हो, ये हमारा सीपीयू करता है, लेकिन सीपीयू के कंपोनेंट है वो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो ऐसे ही जितने भी मैनेजमेंट के काम वो सारे सीयू करेगा। समझिए कैसे कैसे, सुनो। अगर मैं पहला कंपोनेंट डिफाइन करूं तो आप ये कह सकते हैं कि डेटा के फ्लो को प्रोसेसर के विभिन्न सब यूनिट के अंदर, बाहर या बीच में हमें कोऑर्डिनेट करना है। भाई डेटा का फ्लो प्रोसेसर से अदर डिवाइसेस में अगर करना चाहते हैं तो हमारा सीयू ही इसे कंट्रोल करेगा। दूसरा फंक्शन सीयू का कि जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो कमांड आ रही है ना, उन कमांड को समझने का काम भी इसी का है। आपको मशीन साइकिल में याद होगा कि पहले स्टेप में तो फैच होता है, यानी मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लिया जाता है। अब लेने के बाद ही कंट्रोल यूनिट का काम आता है, वो इसे डिकोड करेगा, मतलब समझेगा तभी तो। भाई आप कोई अगर ट्रांसलेटर है तो पहले उस भाषा को समझेगा तब आगे ट्रांसलेट करेगा। तो सेम ऐसे डिकोड का मतलब भी ट्रांसलेट ही होता है। तो पहले इंस्ट्रक्शन को समझा जाएगा, उसके बाद डिकोड किया जाएगा। इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन और कमांड को समझने का काम भी करता है। आगे जाएंगे, डेटा फ्लो को तो भाई बाहर कर ही रहा है,
लेकिन हमारे प्रोसेसर के अंदर भी डेटा फ्लो को ये रेगुलेट करता है, मतलब मैनेज करता है। आगे पॉइंट ये कह रहा है कि जो बाहरी कमांड या इंस्ट्रक्शन है उनको स्वीकार करता है, यह कंट्रोल सिग्नल एक श्रृंखला में बदल देता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीपीयू की एक मतलब ये लिखा है कि इट इज इंचार्ज ऑफ द सीपीयू मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट, चाहे वो एएलयू हो, डेटा बफर हो या रजिस्टर्ड हो। लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है यह मतलब सीयू विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी, चाहे वो फैचिंग हो, डिकोडिंग हो, एग्जीक्यूशन हो या स्टोर करना है, यानी हमारे मशीन साइकिल की जितनी भी एक्टिविटीज या जितने भी स्टेप्स हैं ना, वो हमारे सीयू की ही देख रेख में होते हैं। क्योंकि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस के निगरानी में ही सारे काम होते हैं, इसीलिए चाहे वो हमारा एएलयू ऑपरेशन कर रहा हो, बट उस पर नजर रखने वाला हमारा सीयू है। इसीलिए इस सीयू को हम सीपीयू का ब्रेन कहते हैं। मतलब ये है कि कंप्यूटर का तो ब्रेन सीपीयू है, लेकिन सीपीयू के अंदर एज अ ब्रेन काम कौन करता है, तो वो हमारा सीयू करता है। क्योंकि भाई कर्मचारी की तो कोई वैल्यू आप समझ सकते हैं, दूसरा भी आ जाएगा, लेकिन मैनेजर मेन माना जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे और लास्ट कंपोनेंट की तरफ, जिसका नाम है रजिस्टर्ड। अच्छा, रजिस्टर्ड को मैंने सिंपल वे में क्या बताया था सर, जब स्टोरेज की बात आई, जब डेटा को स्टोर करने की बात आए सीपीयू में, तब हम रजिस्टर्ड का यूज करते हैं। अब रजिस्टर्ड के बारे में कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि सर हाईएस्ट स्पीड वाला मेमोरी होता है। देखो, अगर डेटा स्टोर करेगा तो डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज होती है। मेमोरी तो हाई स्पीड वाली मेमोरी है, और इसकी जो लोकेशन है ना, वो हमारे कैश, ऐसे नहीं कह सकते, लोकेशन तो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीपीयू के अंदर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट स्पीड है मतलब कैश और एम से भी फास्ट होता है। इसके पीछे रीजन है, जब आप फिगर बनाओगे मेमोरी में, मैं फिगर नंबर 2 बना के बताऊंगा बेस बाइट सीपीयू, वहां से आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये फास्ट होता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि स्मॉल कैपेसिटी, मतलब इसकी स्पीड तो ज्यादा होती है लेकिन कैपेसिटी कम होती है, यानी लिमिटेड है। वही 32 बिट का होता है या 64 बिट का होता है पर रजिस्टर्ड के हिसाब से। काम क्या है रजिस्टर्ड के बारे में अगर पूछा जाए, क्या काम करता है, तो लिखा है ना, स्टोर इंटरमीडिएट ऑपरेशंस या ऑपरेंट, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन रिजल्ट या मेमोरी एड्रेस। मतलब कंप्यूटर में इंटरनल जो भी स्टोरेज करना है सीपीयू के अंदर, तो वो रजिस्टर ही काम में आएगा। ठीक है, यानी एएलयू ऑपरेशन करेगा, सीयू मैनेज करेगा और रजिस्टर्ड स्टोर करेगा। ये है सिंपल सरल डेफिनेशन। अब रजिस्टर्ड के भी कुछ कॉमन टाइप हैं या कॉमन नाम हैं, जो अलग अलग चीजों को अलग अलग रूप में स्टोर करने के लिए यूज करे जाते हैं, और उनके यूज के आधार पर ही हमने उनको एज अ टाइप दे दिया है, जिसमें सबसे पहले तो नाम जरूरी है। कॉमन रजिस्टर्ड में हमारे पास जो रजिस्टर्ड आते हैं, पीसी काउंटर, सॉरी प्रोग्राम काउंटर जिसे हम पीसी कहते हैं, आईआर जिसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड बोला जाता है, एसी जिसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर्ड कहते हैं, एमएआर जिसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड, एमडीआर जिसे एमबीआर के नाम से भी जाना जाता है, जीपीआर, और लास्ट आता है हमारे पास फ्लैग या स्टेज रजिस्टर। लेकिन इसके अलावा दो रजिस्टर और हैं जिसे हम
स्टैक पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी इतने रजिस्टर्ड कॉमन रूप में यूज करे जाते हैं, होते तो और भी हैं, लेकिन अगर आप इतने पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में रजिस्टर्ड के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बचेगा नहीं। लेकिन बेसिक यही है कि रजिस्टर्ड का काम स्टोर करने का। अब स्टोर क्या क्या करेगा वो कॉमन रजिस्टर पर डिपेंड करेगा। जैसे पीसी है तो पीसी का क्या काम है, तो लिखा है अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है जिसे फैच या एग्जीक्यूट किया जाना है। क्या मतलब है, यानी करंट में जो हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके एड्रेस को कैरी करने का काम इसका है। मतलब जैसे मैं प्रेजेंट में आपकी क्लास ले रहा हूं, मुझे इसके बाद कौन सी क्लास लेनी उसके एड्रेस को कैरी करना। समझ रहे हैं ना, एड्रेस उसे डेटा को इंस्ट्रक्शन को नहीं रखता है, सिर्फ एड्रेस कि भाई कौन सा का प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगला रजिस्टर आता है आईआर। थोड़ा सा नाम में डेफिनेशन रिलेट करिए। आईआर का मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नाम में डेफिनेशन है उस मौजूदा इंस्ट्रक्शन को रखता है जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मतलब जिस इंस्ट्रक्शन पर सीपीयू परफॉर्म कर रहा है उसे स्टोर करने के लिए हम आईआर रजिस्टर्ड का यूज करते हैं। और एक है हमारे पास एसी जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। एक्यूमुलेटर के बारे में बोला जाता है कि सर एएलयू के बीच में इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी एएलयू हमारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए उसे दूसरी चीजों की भी जरूरत है, तो उसे एज अ इंटरमीडिएट स्टोर करके चला जाएगा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए या फिर जो भी जरूरत की चीजें उनको लेने के लिए। उसके बाद एग्जांपल समझिए, जैसे सपोज दैट आप बैंक में कैश जमा करने जाते हैं, तो भाई कैश काउंटर पे कैशियर बैठा होता है, हम लोग लाइन में लगे रहते हैं। आपको याद होगा जब हम कैश जमा करते हैं तो कैश जमा पे हम एक स्लिप भरते हैं कि भाई इस अकाउंट में पैसा जमा करना है, इतना हमारा अमाउंट है। सिग्नेचर इस वर्ड और उसमें लिखकर हम सीधा जमा कर देते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया हो कि जो स्लिप हम जमा करते हैं उसमें एक चीज और लिखी जाती है कि आप जो करेंसी जमा कर रहे हैं ना वो कौन सी करेंसी है और कितने नोट हैं। जैसे आप 40,000 जमा कर रहे हो तो 40 में 500 के नोट हैं, 100 के हैं, 200 के हैं, ये आपको लिखने होते हैं और कितने वो भी मेंशन करने होते हैं। सपोज दैट आपने ये स्लिप में लिखा नहीं और आप कैश जमा करने के लिए चले गए, तो कैशियर क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि भाई आप नंबर ऑफ नोट्स भी मेंशन करिए। तो जब तक आप नंबर ऑफ नोट्स मेंशन करेंगे अपने उसमें, तब तक दूसरे व्यक्ति को प्रोसेसिंग या उसके काम को ले लिया जाएगा। तो सेम हमारे सीपीयू में भी होता है कि कोई इंस्ट्रक्शन गया प्रोसेसिंग के लिए, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट के लिए तैयार नहीं है, तो उसे क्या है हम लोग होल्ड करा देते हैं और वो हमारा एसी में जाके स्टोर हो जाता है। इंटरमीडिएट स्टोरेज इसीलिए इसको बोला जाता है। आगे चलेंगे तो इन तीनों में दिक्कत नहीं आती। अब दिक्कत आती है स्टूडेंट को, जैसे एमएआर मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड। भाई ऐसा रजिस्टर्ड जो हमारे मेमोरी की लोकेशन को होल्ड करे, क्योंकि मेमोरी एड्रेस का मतलब है डिवाइस का एड्रेस कैरी करना। और नेक्स्ट है हमारे पास एमडीआर और एमबीआर, इनके फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। और आप याद रखिएगा कि एमडीआर और एमबीआर लगभग सिमिलर ही हैं, क्योंकि जब आप कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उस डेटा को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। भाई डेटा को ट्रांसफर किया जाए या रिसीव किया जाए तो हम एमडीआर या फिर एमबीआर रजिस्टर्ड का यूज करते हैं। सिर्फ इसमें दो टर्म है जिनका हमें फुल फॉर्म याद रखना है, डी फॉर डेटा और बी फॉर बफर। जीपीएस जीपीआर जिसे हम जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं, जो टेम्पररी डेटा या ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर क्या मतलब है, भाई ऑपरेशन के जो नतीजे हैं, जो भी रिजल्ट आते हैं, उनको जब साइन से रिप्रेजेंट किया जाए या फिर जीरो से रिप्रेजेंट किया जाए,
वो हमारा फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर्ड है, मतलब जो ऑपरेशन हो के आया उसका स्टेटस क्या रहा। और नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर्ड। इंडेक्स रजिस्टर्ड का मतलब है कि इंडेक्स एड्रेसिंग के लिए मोड तैयार करता है और ऑपरेंट एड्रेस को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे इंडेक्स रजिस्टर्ड। लास्ट है स्टैक पॉइंट, स्टैक पॉइंटर भी कहते हैं, यानी स्टैक को स्टोर करने के लिए आखिरी आइटम को ऊपरी और एड्रेस की उस इशारा करना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि टॉप एड्रेस की ओर जब पॉइंट किया जाए लास्ट आइटम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम स्टैक पॉइंटर कहते हैं। मतलब किसी को पॉइंट करना, किसी को इंडिकेट करना, इशारा रिप्रेजेंट करना, उसे हम कहते हैं स्टैक पॉइंटर। तो ये थे हमारे सीपीयू के कंपोनेंट, जिसमें एएलयू, सीयू और रजिस्टर्ड की हम लोगों ने बात करी। सीपीयू का डेफिनेशन तो जरूरी होता ही है, लेकिन जितना सीपीयू का डेफिनेशन जरूरी है उससे कई ज्यादा जरूरी उन कंपोनेंट के बारे में समझना है, क्योंकि सीपीयू में जो वर्किंग की जा रही है, चाहे वो ऑपरेशन हो, कंट्रोलिंग हो या फिर स्टोरेज हो, वो हर एक ऑपरेशन कंपोनेंट हमारा परफॉर्म करता है। एएलयू हमारा ऑपरेशन, सीयू मैनेजर और रजिस्टर्ड सीधा स्टोरेज की तरफ जाता है। एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड भी होता है जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और आईआर भी, मतलब आईआर तो लिखा ही है। एक और है, इनपुट आउटपुट होते हैं तो वो नाम से ही निकल आते, इसीलिए मैंने उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है। उम्मीद है कि सीपीयू के बारे में मैंने जितनी जानकारी दी आपको वो समझ में आई होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे क्विकली मैसेज करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ सर क्लियर है। तो हमने सीपीयू उसके कंपोनेंट देख लिए। अब मैं एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ, क्योंकि फिर हम दूसरे जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है ना, मदरबोर्ड, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक टर्म आ रहा है, उसे मैं समझा देता हूँ। सुनो, आपको याद होगा जैसे हमारे पास एक डिवाइस है, हमारे पास एक डिवाइस है दिस, और एक डिवाइस हमारे पास ये वाली है। अब इन दोनों डिवाइसेस को आपस में जोड़ना है, तो इन दोनों डिवाइस को आपस में जोड़ने के दो तरीके हैं। देखो, या तो इस डिवाइस को आप सीधा वायर में जोड़ सकते हो, या इस डिवाइस को आप सीधा वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस, बिना तार के। ये तो इनके कनेक्टिविटी का माध्यम हो गया, लेकिन एक टर्म है हमारे पास कि जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम कम्युनिकेशन करते हैं, भाई कनेक्टिविटी होगी उसके बाद ही तो कम्युनिकेशन होगा। एक डिवाइस से जब दूसरे डिवाइस में कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसे हम बस कहते हैं। भाई आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप इंदौर से देवास डेली जाते हैं, तो भाई आप किससे जाते हो? कोई ना कोई व्हीकल है, कोई ना कोई माध्यम है जिससे आप ट्रेवल करते हैं। सेम वैसे ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तो कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, उसे हमने बस का नाम दिया है। बस आप अपनी बस से इसे रिलेट कर सकती, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं और एक
कंसेप्ट है कंप्यूटर बस। लिखा भी है कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसे हम संचार प्रणाली कहते हैं, ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट। आप दो कंपोनेंट के बीच में कोई डेटा या पावर जो भी आप फ्लो करना चाहते हैं, जो भी भेजना चाहते हैं, तो वो इसी माध्यम से भेजा जाएगा। और जिस माध्यम से भेजा जाता है वो बस है। जैसे आप अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो बस कहलाती है। जैसे आप यूएसबी कनेक्टर का यूज करते हैं तो यूएसबी एक बस है। भाई आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो मोबाइल चार्ज करने के लिए जो कनेक्टर यूज होता है, जो हम केबल यूज करते हैं, वो बस ही है। इसीलिए बस को समझने के लिए हम तीन टाइप डिफाइन करते हैं। कोई पूछता है ना कि कंप्यूटर में बस कितने प्रकार की है, सो तीन प्रकार की। तो बस का डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा बस के बारे में जितनी जानकारी है वो उनके नाम में डेफिनेशन, आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं बस के पहले टाइप की बात करूं तो पहला टाइप है एड्रेस बस, दूसरा टाइप है हमारा डेटा बस और तीसरा टाइप है कंट्रोल बस। हर बस का टाइप अपने आप में डेफिनेशन लिए घूम रहा है। कैसे? एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करता है, डेटा बस डेटा को कैरी करता है, कंट्रोल बस हमारे सिग्नल कंट्रोल सिग्नल को कैरी करता है। यानी जैसा नाम वैसा काम। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज है कि एड्रेस बस वन वे पाथ होता है। वन वे पाथ का मतलब है कि हमारा सीपीयू अदर कंपोनेंट से कनेक्ट होगा, यानी सीपीयू के पास अदर कंपोनेंट के एड्रेस होगा, लेकिन अदर कंपोनेंट के पास सीपीयू का एड्रेस नहीं होगा। यानी सीपीयू हमारे पीसी में जितने भी कंपोनेंट कनेक्ट हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, पीसी, मतलब जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं, उन सब के एड्रेस को अपने पास कैरी करके रखता है। लेकिन सीपीयू का एड्रेस अदर डिवाइस पे नहीं होता, इसीलिए एड्रेस बस को वन वे पाथ बोला जाता है, बट एड्रेस को कैरी करता है। एड्रेस दो प्रकार के हैं, फिजिकल और लॉजिकल। ये फिजिकल एड्रेस को कैरी करता है हमारा एड्रेस बस। दूसरा हमारा डेटा बस है, और डेटा बस में डेटा को कैरी किया जाता है। भाई आप जानते हैं कि डेटा में जैसे आप सीपीयू से अदर डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सेकेंडरी मेमोरी हो, तो क्या होता है कि एक डिवाइस से हम दूसरी डिवाइस में डेटा भेज सकते हैं और डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। इसीलिए डेटा बस को हम टू वे पाथ कहते हैं कि दोनों दिशाओं से कम्युनिकेट किया जा सकता है। सेम वैसे ही हमारा कंट्रोल बस होता है जो वाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों दिशाओं से कंट्रोलिंग चलेगी। यानी आपको दूसरे की जानकारी, दूसरे को आपकी जानकारी है, वो है कंट्रोलिंग बस या कंट्रोल बस। लेकिन इसके अलावा बस के कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सिस्टम बस है। सिस्टम बस में आप इंटरनल कंपोनेंट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप जब हमारा सीपीयू रैम से कनेक्ट कर रहा है, रैम मेमोरी से, सीपीयू हमारे बाकी जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो हमारी हार्ड डिस्क को, इनसे कनेक्ट कर रहा हो, वो हमारे इंटरनल बस में चले जाते हैं। और एक हमारे पास आईओ बस होते हैं जिसे हम एक्सपेंशन कार्ड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बस को डिफाइन करते हैं। यानी जो दो डिवाइस को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन कनेक्टिंग का मेन बस उद्देश्य नहीं है। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कनेक्शन तो हुआ है, लेकिन डेटा का फ्लो हुआ है, उसे हम कह रहे हैं बस। अब अलग अलग बस यूज होती हैं डिवाइस के तौर पर। जैसे सबसे पुरानी और सबसे पहले की जो बस थी उसका नाम था ISA बस। फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, इससे इसका फुल फॉर्म इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर हो जाता है, जो कि दो वर्जन में आता था। 62 पिन और 98 पिन के स्लॉट होते हैं। अब इस ISA को हमने क्या किया, तो अपग्रेड किया। जो EISA बना, यानी एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, जो 188 पिन का हो गया। ये पुराने पोर्ट हैं, यानी आज आप USB पोर्ट का यूज करते हो, सेम वैसे ही ISA पोर्ट होता है, EISA पोर्ट होता है, MCA पोर्ट है, VESA पोर्ट है, PCI है, PCIe है, हमारा PCMC
IA पोर्ट भी होता है। AZP के अलावा SCSI पोर्ट भी होते हैं जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कनेक्ट तो करते हैं, बट उनके बीच में कम्युनिकेशन भी इन्हीं कंपोनेंट या इन्हीं पोर्ट या कनेक्टर के माध्यम से होता है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो फुल फॉर्म के तौर पे तो सभी इम्पोर्टेंट है, बट थोड़ा सा डीपनेस जाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे PCI। PCI का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट। पूछा जाए तो इनका यूज हम पुराने साउंड या नेटवर्क कार्ड में यूज करते हैं जो 124 पिन का होता है हमारा PCI। लेकिन PCI को अपग्रेड किया गया तो PCI E आया। E का मतलब होता है एक्सप्रेस। ये वो है जो हाई स्पीड वाले ग्राफिक कार्ड और हमारी SSD के अलावा नेटवर्क कार्ड के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्क कार्ड का मतलब होता है इंटरनेट से कनेक्शन, और इंटरनेट से कनेक्शन हमारे नेटवर्क यानी NIC कार्ड के माध्यम से ही होता है। NIC कार्ड की जो परमिशन अलाउ करता है वो हमारा PCI E है, यानी हाईएस्ट के अलावा मॉडर्न भी है। AZP होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, यानी ग्राफिक कार्ड जो रिप्लेस कर दिया है PCI, रिप्लेस्ड बाय PCI। यानी ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करने के लिए AZP पोर्ट होता था, बट AZP को आज PCI E ने रिप्लेस कर दिया है क्योंकि हाई स्पीड ऑलरेडी ये डिफाइन कर रहा है। तो आप PCI E के अलावा AZP को याद रखना, बाकी इनके फुल फॉर्म देख लेना SCSI। कुछ कॉमन है जो हम यूज करते हैं, कुछ कॉमन है जो हम यूज करते हैं, जैसे हम USB यूज करते हैं, सबको पता है USB। भाई कंप्यूटर से जितने भी पेरिफेरल हैं, आप लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं, आप लोग प्रिंटर यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस, इन सब में मोस्ट ऑफ द केस में आपको USB मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी है, जैसे आप हार्ड डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करना चाहते हैं जिसके कनेक्टर के लिए हम IDE कनेक्टर यूज करते हैं, साटा पाटा बोलते हैं। मैं पोर्ट एंड केबल्स आपको डिवाइस में पढ़ाऊंगा, वहां और डिटेल हो जाएगा। PCI E है जो वीडियो कार्ड के अलावा हाई स्पीड ग्राफिक कार्ड के लिए यूज होता है। थंडरबोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के ट्रेंड के हिसाब से समझना बहुत जरूरी है। USB के कई वर्जन है जो मैं पोर्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन USB का लेटेस्ट वर्जन आप जानते हैं, USB का लेटेस्ट वर्जन टाइप C आ रहा है। USB का जो लेटेस्ट वर्जन है वो टाइप C है। इसी टाइप C जैसा हमारा थंडरबोल्ट होता है जो एप्पल की डिवाइस में यूज होता है। एप्पल का जो 17 वर्जन आया था ना, उसमें 17 या 16, उसमें हमें थंडरबोल्ट देखने को मिलता है। दिखने में तो बिल्कुल USB के C टाइप पोर्ट जैसा ही होता है, बट अंतर इतना है कि USB के C टाइप से लगभग 3 गुना ज्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है, 3 गुना ज्यादा स्पीड से। इसके अलावा दो पॉइंट और आ जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि USB-C फिजिकल प्लग डिजाइन है, जबकि थंडरबोल्ट हाई स्पीड डेटा और वीडियो प्रोटोकॉल है। ये USB के C और थंडरबोल्ट दोनों में डिफरेंस है। दूसरा ये है कि थंडरबोल्ट 3rd बाई 4th USB टाइप C कनेक्टर का उपयोग करता है, लेकिन स्टैंडर्ड USB की तुलना में बहुत तेजी से, यानी लगभग 40 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर के अलावा बेहतर डिस्प्ले सपोर्ट और पावर सप्लाई भी प्रदान करता है। यानी USB के टाइप C की अपेक्षा थंडरबोल्ट हमारा काफी ज्यादा स्पीड से पावर, डेटा, डिस्प्ले सपोर्ट जो भी आप लेंगे उन सब के लिए 3 गुना ज्यादा स्पीड देखी जाती है। तो यहां तक हो जाता है हमारा कंप्यूटर बस वाला कंसेप्ट फिनिश। और आज के सेशन के लिए जितने कंसेप्ट लेके आए वो भी फिनिश। यानी अगर मैं समराइज करूं आज का सेशन तो आप ये कह सकते हैं कि सर आज के सेशन में आपने CPU को पढ़ाया। सबसे पहले तो मैंने डेफिनेशन दी, फिर उसकी स्पीड के बारे में समझाया, फिर CPU के साथ साथ माइक्रो कंट्रोलर देखा। कंट्रोल के अलावा हम मेन थे CPU के कंपोनेंट, चाहे वो ALU हो, CU हो, रजिस्टर, तीनों के बारे में बहुत डिटेल चर्चा करी।
इन्हीं में हमने मशीन साइकिल को समझा जिसके 4 स्टेप थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, कई बार रिपीट हुए हैं। और एक और कंसेप्ट जाना जिसका नाम था कंप्यूटर बस यानी कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हमने समझ लिए। आगे की जो क्लास होगी उसमें अगला जो कंपोनेंट है उसका नाम है मदरबोर्ड, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मदरबोर्ड जैसे ही हो जाएगा तो फिर हम एक काम करेंगे कि हम दोनों कंपोनेंट यानी सीपीयू और मदरबोर्ड दोनों के बारे में पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ और कंपोनेंट उठाएंगे। बट आज की क्लास में कोई डाउट आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं आया है तो वीडियो को ऑल क्लियर करके विराम दे सकते हैं। हाँ, नाम में ही डेफिनेशन बिल्कुल। सर ब्लॉकचेन डायग्राम, देखो ब्लॉकचेन में बेद दो चीजें हैं। डेटा का फ्लो मैंने बताया है, डेटा सीधा इनपुट डिवाइस मेन मेमोरी, मेमोरी से वो हमारा सीपीयू पर जा रहा है, वो सीपीयू वापस मेन मेमोरी में लेने के बाद सीधा आउटपुट दे रहा है। बट अगर कंट्रोल फ्लो की हम बात करें तो कंट्रोल से वो इनपुट से पहले कंट्रोल यूनिट पे जा रहा है, उसके बाद आउटपुट मिल रहा है। सर क्वेश्चन कब कराएंगे? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कल मैं आपको मदरबोर्ड पढ़ाऊंगा, उसके बाद परसों हम क्वेश्चन करेंगे। नहीं देखो हिमांशु, अगर साथ ही साथ में करा दूंगा सेशन लंबा होगा और फिर हम ज्यादा थ्योरी, भाई पहले थ्योरी तो हो हमारे पास, क्वेश्चन से तब हम डील कर पाएंगे। देखो प्लग का मतलब होता है जैसे हम लोग कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं करते तो उसे प्लग, प्लग इन और आउट बोला जाता है, मतलब डिवाइस को कनेक्ट करना। शुभम कह रहे हैं सर इसके की पॉइंट कैसे लिखेंगे? भाई जिस पीडीएफ को मैंने रखकर आपको सामने बताया ना, उसमें जैसा लिखा है वैसे आप लिखिएगा, सेम वैसे ही जैसे आप कंप्यूटर बस के बारे में लिखना चाहते हो तो बस के बारे में यहां मैंने जितना लिखा है ना सेम वैसे ही टीप लो, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। बाकी और डिटेल में पढ़ना है ना तो इस पीडीएफ में आपको बस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही कंप्यूटर बस, बस के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी दी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये रही कंप्यूटर की बस, इतना डेफिनेशन दिया है। फिर तीनों बस के बारे में हमने डिटेल दिया है। फिर बस के तो दोनों एग्जाम्पल निकल के आए थे सिस्टम, उनके बारे में दिया है। फिर बाकी जो बस और हाँ, जितनी भी बस कॉमन बस थी ना आईएसए, उनके बारे में बताया, सबके बारे में बताया है मैंने। तो डिटेल कर सकते हैं अपनी पीडीएफ से, पता इतना सफिशिएंट है। एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा पीडीएफ, पीडीएफ रीड कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सौमिस? पीडीएफ वही पीडीएफ नोट्स में जाओ, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में हमने पहला कंपोनेंट डिस्कस कर लिया, प्रोसेसर जिसे हम सीपीयू कह रहे हैं। अगली क्लास में दूसरा कंपोनेंट यानी मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके पास जो पीडीएफ है उसे रीड करके ज़रूर आना, और जितना मैंने कीवर्ड बताए हैं उन्हें नोट डाउन कर लेना। अगर आपको पता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नया लग रहा तो आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? चलिए तो मैं इस वीडियो में यहीं पे देता हूँ विराम, मिलता हूँ फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।